टीजीटी कॉमर्स 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि अभी 7 अगस्त को आया हुआ है। ये आंसर्स टेंटेटिव आंसर्स होंगे और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा जो लोग पीजीटी कॉमर्स देने के लिए जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आप यहां पर देख रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन लिखा हुआ है और मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए इंग्लिश से। तो ये अनअर्न्ड इनकम की बात करता है। अनअर्न्ड इनकम अक्सर कंफ्यूज करता है, मगर इसको अगर ध्यान से समझे टर्मोलॉजी तो ये कहता है रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस टर्म ये फैमिलियर है और अनअर्न्ड इनकम थोड़ा सा फैमिलियर नहीं है। इसका आंसर होगा लायबिलिटीज और हम लोग ऑप्शन बी लेंगे 1 का लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ सीरियल अरेंज सीरीज, उसका आंसर है सी, मतलब मीडियन। आफ्टर देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर हायर परचेज सिस्टम द इंटरेस्ट फॉर ईच पीरियड इज कंप्यूटेड ऑन। तो जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात होती है तब किस बैलेंस के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किस पीरियड के लिए करते हैं। तो जितना बैलेंस हमारे पास बचा हुआ होता है हम उसके ऊपर करेंगे, मतलब इसका आंसर ए होगा, कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स प्रीडेटरी प्राइसिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है प्रीडेटरी प्राइसिंग। जो स्टूडेंट्स इन सब का एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, उनका मैं आपको डायरेक्ट आंसर दूंगा ताकि आपका कम से कम समय लगे। और यदि आप जानना चाहते हैं कि इसका करेक्ट सॉल्यूशन प्रैक्टिकल का या इन सब का एक्सप्लेनेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो विद एक्सप्लेनेशन एक एक कंटेंट पे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5th के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, the amount of minimum application money to apply for shares should be at least, बहुत बार रिपीट हुआ है, हॉट क्वेश्चन में था ये, 5% इसका आंसर होगा। तो 5th का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, an assets was purchased for rupees 5 lakh with the down payment of 1 lakh and the bill accepted 4 lakh। बिल एक्सेप्टेड का यहाँ पर मतलब है कि आपने पेमेंट नहीं किया और बिल्स पेबल आपने एक्सेप्ट कर लिया, और बिल्स पेबल आपकी डायरेक्टली लायबिलिटीज बनती हैं। आगे क्वेश्चन कहता है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। अब इस कंडीशन में डायरेक्टली इसका आंसर हमारा होगा ए। देन 7, नेम द ऑडिट that is generally conducted between 2 annual audit। करेक्ट आंसर है सी, इंटरिम ऑडिट। नेक्स्ट 8, the law of demand state that if other things remaining same। ये law of demand का फुल एक्सप्लेनेशन ही है कि अदर थिंग्स सेम है, तो ऐसे कंडीशन में आंसर होता है आपका बी। देयर इज ऑलवेज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपली लॉ ऑफ डिमांड को ही ये पूछ रहा है। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। डी आते हैं, द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये आंसर यहाँ रॉन्ग है, तो 9th में पूछा ही गया है नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ट्रांसफर जो वैल्यू होती है प्रॉफिट की वो कैपिटल रिजर्व में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल सा है सी, क्योंकि टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक, तो ये सब डिपॉजिट जो पब्लिक से डील करता है कमर्शियल बैंक करता है, आरबीआई इसको डील नहीं करता है। नेक्स्ट 11th, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर इज प्रोवाइडेड।
इसके लिए आप सी आंसर लगाएंगे, कमर्शियल बैंक। कईयों के मन में आता है नहीं बी है, क्योंकि एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का पर्पस जो है वो क्रेडिट क्रिएशन होता है, और आरबीआई कभी जो वर्किंग कैपिटल है वो कमर्शियल बैंक के साथ में जो एग्जिम बैंक है वो करता है। ऑप्शन में एग्जिम बैंक नहीं है, तो इस वजह से कमर्शियल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 डायरेक्ट आंसर है AAS2 पे, मतलब ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड सेकंड। ये किससे रिलेटेड डायरेक्ट आंसर है, तो डी इसका आंसर होगा, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट 13 अशोका लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फ्रॉम टाटा एंड सन्स। सिंपल सा ये एक ट्रांजैक्शन है कि मशीन परचेज हुई, और इसी ट्रांजैक्शन की अगर आप एंट्री करते तो आप मशीन अकाउंट डेबिटेड टू टाटा एंड सन्स कर देते। तो ये ट्रांजैक्शन है 13, ये भी बहुत ही आसान था। 14 अ ट्रायल बैलेंस शो द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं, हमको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, ट्रायल बैलेंस से नहीं। कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग, ये भी गलत है क्योंकि ये पॉइंट भी गलत है, और अकाउंटिंग से हमें कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं मिलती, कुछ ना कुछ एरर्स हो जाते हैं, तभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात होती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाता है सी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस। जो भी लेजर बैलेंस है उसकी टोटलिंग सही है। अब वो प्रिंसिपल ऑफ एरर है, क्या किया गया वो नहीं पता चलता, सिर्फ हमें अर्थमेटिकल उसकी एक्यूरेसी ही बताता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में भी ये नहीं बताता क्योंकि ये बैलेंस शीट से है। 14 का आंसर हो गया आपका सी। देन हम 15 पे आते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बहुत लोग इसको रियल एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन के लिए करते हैं, मगर ये फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन P&L में जाता है, जो आप लोगों के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तरीके से डेप्रिसिएशन जाने का मतलब ही यही है P&L में कि अब वो रेवेन्यू नेचर के अकॉर्डिंग ही डील किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 पे। ए कंपनी हैज स्पेंट 20,000 ऑन पेंटिंग ऑफ इट्स बिल्डिंग, इट शुड बी रिकॉर्डेड। 16 क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है इस वजह से, क्योंकि ये पेंटिंग की तो बात कर रहा है, ये हाफ इंफॉर्मेशन दे रहा है, मगर इसका पर्पस ये नहीं बता रहा कि ये हम ओल्ड बिल्डिंग पे कर रहे हैं या न्यू बिल्डिंग पे कर रहे हैं। क्योंकि अगर यही एक चीज ओल्ड बिल्डिंग पे होती, जो बिल्डिंग हमारे पास है ओल्ड बिल्डिंग है या हमारे पास न्यू बिल्डिंग है, इसके बारे में वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। अगर ये न्यू बिल्डिंग क्लियर कट गिवन होता है इस क्वेश्चन में, तब तो नो डाउट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। और अगर ओल्ड बिल्डिंग है तो ओल्ड बिल्डिंग के केस में इस तरीके का पेंटिंग का एक्सपेंसेस रिपेयर का पार्ट ले लिया जाता है और इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो कर देते हैं। ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मगर यहां पर एक पॉइंट आपको ये भी बता दें, क्योंकि इसमें कंपनी ने जो स्पेंड किया है वो 20,000 रुपीज किया है। तो अगर हम अमाउंट की तरफ ध्यान देते हैं तो अमाउंट हमारा जो है वो स्मॉल अमाउंट है या लार्ज, ये भी यहां से क्लियर नहीं हो रहा। अब सर स्मॉल और लार्ज का क्या मतलब? अगर बेटा स्मॉल अगर अमाउंट होता तो ये पोर्शन हमारे लिए फिर रेवेन्यू होता। तो रेवेन्यू के केस में स्मॉल अमाउंट हो या ओल्ड अमाउंट हो, ये स्पेसिफिकली गिवन होता है, तब इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लेते हैं। अदरवाइज इसको हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर लिया जाता है, और मोस्टली ये कैपिटल एसेट्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करके। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पशन बेस्ड भी हो जाता है, क्योंकि यहां पर उसका पार्ट बी सेगमेंट साइलेंट है। मैं यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ जाना चाहूंगा, और यहां पर पेंटिंग टू बिल्डिंग्स नो डाउट सीधे सीधे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। 7th, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, कैपिटल प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज शेयर। अब यहां पर भी कैपिटल प्रॉफिट जो डिसोल्यूशन के टाइम पर हमें मिल रहा है, वो देखिए लिक्विडेशन की कंडीशन को नहीं बता रहा और ना ही इंसॉल्वेंसी की बात को बता रहा है। अगर इंसॉल्वेंसी की बात होती तो थोड़ा सा
टिपिकल और हो सकता था, ये बहुत ही सिंपल है। और सिंपल कैपिटल प्रॉफिट जैसे ही आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं और आपको बेनिफिट्स होता है तो उसको हम लोग डायरेक्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसका आंसर सी रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल रेशियो में कंफ्यूजन रहता है मगर करेक्ट आंसर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही यहां पर होगा। नेक्स्ट 18th, परचेज बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परचेज बुक जो डायरेक्टली रिलेटेड होती है ये सिर्फ क्रेडिट पर्पस के लिए ही होती है, इनमें क्रेडिट नेचर के ही ट्रांजैक्शंस होते हैं, सब्सिडरी बुक्स का ये पार्ट है। तो इसका सीधे आंसर सी, ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉइंग्स अकाउंट इज, बहुत ही सिंपल सा है, पर्सनल अकाउंट है ये, कैपिटल का जस्ट अपोजिट पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हो जाने की वजह से ही कई ऐसे टर्म होते हैं जिनको हमें हर हालत में प्रिपेयर करना ही पड़ता है। उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड के जो टर्म्स दे रखे हैं तो वो पार्टनर्स और फर्म के बीच के रिलेशन को शो करते हैं। ध्यान से समझिएगा, पार्टनर्स वर्सेस फर्म के रिलेशन को शो करते हैं, और पार्टनर्स और फर्म के रिलेशन के लिए ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, जिसमें कुछ बेसिक एंट्रीज जैसे एस में लिख रहा हूं, सैलरी दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिगार्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिगार्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। जब सैलरी की बात है तो इसमें रेम्युनरेशन भी आ जाता है, बोनस कमीशन का भी पार्ट हो जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसकी जरूरत पड़ती है एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ के केस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सिंपल बिजनेस के लिए बनता है, तो ये यहाँ का पार्ट नहीं है, इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्राइमरी पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, इसमें इन्फॉर्म भी करता है, परसुएट भी करता है, मतलब पब्लिक को समझाता भी है, उन्हें बार बार रिवाइंड भी करवाता है। तो इसका आंसर 21 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। और एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक भी है, कई बार कई जगह कई जो एक्सपर्ट हुए हैं उन्होंने एक ट्रिक ये दी है कि मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन जिसमें नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव दिया होता है तो उसमें वेटेज ऑल ऑफ द अबव का ही जाता है। मैं आपको आंख बंद करके नहीं कह रहा कि ऑल ऑफ द अबव पे जाइए, मगर एक विजन भी कई लोगों ने ऐसा डेवलप कर रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड अथेंटिसिटी। जब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था तो उस समय ऑप्शन में कंफर्मेशन आया था, और कंफर्मेशन का ही मतलब होता है वेरिफिकेशन। तो यहां पर कंफर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो इसलिए इस ऑप्शन का ए ही हम लोग लेंगे 22 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एक एक करके पढ़ते हैं। ए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेस्ड of goodwill is to be recorded in the books, yes ये एकदम करेक्ट है। बी, सेल्फ जनरेटेड goodwill will have to be adjusted through partners capital account, ये भी ठीक है क्योंकि AS 26 के साथ में इसको पढ़ा जाता है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो गलत क्या है, डी ही बचता है, और गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो 23 का आंसर हो गया डी। 24, ऑडिटिंग इज मैंडेटरी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए मैंडेटरी है, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के ऊपर जो है डिपेंड होता है, करना चाहें तो वो करें वरना नहीं करें। 25 का आंसर है क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, जिसको कि आप लोग बहुत ढंग से जानते हैं कि हम लोग मनी में QTM कहते हैं। फिशर का बहुत ही फेमस और लेटेस्ट अपग्रेडेड फॉर्मूला ऑप्शन नंबर बी है, PT इज इक्वल टू MV, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट आते हैं 26 के ऊपर। 26 में है व्हेन ए कंज्यूमर इंक्रीज यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, तो कमोडिटी एक्स को वो इंक्रीज कर रहे हैं बाय गिविंग अप वाई। तो ध्यान से समझिएगा, वाई कमोडिटी जो है वो माइनस हो रही है और एक्स जो कमोडिटी है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। अब इसके रिलेशंस को आपको अगर समझना है तो देखिए,
ये ऑप्शन आपका आता है डी। बहुत ही जल्दी कई लोग इसको ये भी कहेंगे नहीं सर ये इस तरीके से एमआरएस गिवन होता है ऐसे। ये डिपेंड जो बेटा है उसके लिए ध्यान से देखिए क्या चीज दे रखी है। इसमें होता है कि जो पोर्शन हम छोड़ रहे हैं और जो गेन कर रहे हैं उसके बीच में रिलेशन है। तो इस जगह क्वेश्चन में साफ लिखा है कंज्यूमर इंक्रीज यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी। तो ऐसे कंडीशन में जो रिसीव कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। गिव जो होता है जिसको आप छोड़ रहे होते हैं उसका डिफरेंस ऊपर लिखा जाता है और जिसको आप रिसीव कर रहे होते हैं हमारे तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस फॉर्मूले से निकलेगा और इस जगह पर आप y को छोड़ रहे थे और x को रिसीव कर रहे थे। तो ये मत लगाइएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अंडर क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ए भी होता है, बी भी होता है, डी भी होता है, सी नहीं होता। तो इसका आंसर है राशनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट। ये क्वालिटेटिव टेक्निक में आता है। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अकाउंटिंग कन्वेंशंस। एक्रूअल ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस का पार्ट नहीं होता। फुल डिस्क्लोजर है, कन्वेंशंस है, कंसिस्टेंसी है और मटेरियलिटी होता है। अभी मटेरियलिटी के ऊपर भी एक आगे क्वेश्चन आया है। यही चार होते हैं। 28 का ऑप्शन सी जो गलत है। नेक्स्ट 29 एवरी वाउचर शुड बी साइंड बाय अकाउंटेंट। लैंग्वेज जो लिखी हुई है उसमें अकाउंटेंट है और जो बुक में है उसमें जो ऑथराइज बंदा होता है उसको जो मेन अथॉरिटी होती है वो इसके ऊपर साइन करता है। तो एक अकाउंटेंट ही है जो पेमेंट से रिगार्डिंग सिग्नेचर को करते हैं। नेक्स्ट 30 रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। बहुत ही आसान है, एरर है ये प्रिंसिपल का। तो अब आप यहाँ पर 31 पे आते हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ सिनेमा हॉल। सिटिंग कैपेसिटी ऑफ सिनेमा हॉल का मतलब है कि बिजनेस की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है और कोई भी वो ऐसा एक्सपेंसेस जिसने कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इंक्रीज किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होती। 31 का सी इसका आंसर होगा। 32 इन केस ऑफ सब लीज रॉयल्टी अर्न्ड बाय लेसर इज क्रेडिटेड टू रॉयल्टी रिसीवेबल। बहुत ही आसान है, सब लीज का क्वेश्चन है ये। इसकी एंट्री आप अगर बनाएंगे तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट को ही आप क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है 33 द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप। जो पैसा नहीं मांगा गया तो इसका मतलब है वो अनकॉल्ड। तो 33 का सी आंसर हो जाएगा जो कि अनकॉल्ड है। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट टू कैलकुलेट प्रोविजन ऑन द डेटर्स टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। हम लोग यहां से देखते हैं सी सीधे सीधे बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन एंड माइनस ओल्ड प्रोविजन। फाइनल अकाउंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट 34 के बाद 35 पे आते हैं। इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द रूल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गिवन इन राइटिंग। इनफॉर्मल में तो बिल्कुल ही नहीं होता। अब जब हम डी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी और सी दोनों को ले रहा है, तो जब बी नहीं है तो इसका मतलब सी भी नहीं है। तो डायरेक्टली इसका आंसर है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इंडियाज रैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखा है, सेकंड है। फर्स्ट चाइना की है और इंडिया की सेकंड पॉपुलेशन हो गई है अब। 37 हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, बहुत ही हॉट टॉपिक है। जॉर्ज एल्टन मेयो, ये पिछली बार भी लगातार एग्जाम्स में टीजीटी के, पीजीटी के और हायर एजुकेशन में लिंकअप मेयो का था। नेक्स्ट 38 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज द रिलीवेंट वाउचर वाज वाउचिंग कैश सेल्स। तो जिस समय हम कैश सेल्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, बहुत ही फंसाया गया है सेल्स बुक। सेल्स बुक में हम कैश की तो डीलिंग करते ही नहीं, ये तो सब्सिडरी बुक्स है, इसमें तो क्रेडिट की डीलिंग होती है, तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। कॉपी ऑफ कैश मेमो भी वाउचर की तरह सबूत की तरह काम करेगा। एविडेंस अब्स्ट्रैक्ट टू सेल्समैन
भी होगा, समरी भी सेल्समैन इसको कहते हैं, कई जगह बुक में लिखा है, कैशियर समरीज ये भी होगा। 38 का ए ऑप्शन जो कि रिलेवेंट नहीं है। 39 के ऊपर हम लोग आते हैं, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बहुत ही आसान है, क्योंकि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में यही मेजर डिफरेंस रहता है। मैं पॉइंट नंबर बी पे डायरेक्ट आता हूं। ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेलर हैज अ राइट टू टेक बैक। ये करेक्टरिस्टिक्स गुड्स की वापस ले जाने की ये हायर परचेज की है। इंस्टॉलमेंट में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, रेपो रेट मीन्स, बिल्कुल आसान है, सभी लोगों ने लगभग सही लगाया होगा। रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। यहां पर आरबीआई जो है वो मनी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक्स को, और ये उनका रेट है जिसके ऊपर रिटर्न लिया जाता है। मैं एक बार और सजेस्ट करूंगा, जो लोग आगे पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो लोग लेटेस्ट रेपो रेट जो है उसका परसेंटेज जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 41, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एज्यूम। क्या ये एज्यूम करके चलता है? देखते हैं स्टेप वाइज। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल टोटल प्रोडक्शन विल डिक्रीज। ये गलत है, क्योंकि जब मार्जिनल कॉस्ट फॉल हो रही होती है तब भी टोटल प्रोडक्शन जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा होता है, मगर रेट इंक्रीज का कम हो जाता है। गलत हो गया। सेकंड, यूटिलिटी मैक्सिमाइज्ड, यहां पर इसको यूटिलिटी से कंसर्न कर दिया गया है। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल्स, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि यूटिलिटी इसके बाद डाउन ही होने लग जाती है मार्जिनल प्रोडक्शन के वो हाईएस्ट पहुंचने के बाद। मगर सबसे बेस्ट पॉइंट नंबर सी है, क्योंकि वेरिएबल प्रपोर्शन तभी यूज होता है कि एक पोर्शन या कुछ फैक्टर्स को फिक्स रख के बाकी जो फैक्टर्स होते हैं उनको वेरिएबल रखा जाता है, और वेरिएबल करके चेंजेस देखे जाते हैं कि क्या हो रहा है। डी तो एकदम ही गलत है, क्योंकि बोल रहा है कि टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। ये तब मैक्सिमम होता है जब मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल नहीं करता, मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो जाता है, तब ये मैक्सिमम पहुंचता है। तो डी रॉन्ग है आपका। इसमें सी ऑप्शन के साथ मैं जाना चाहूंगा। नेक्स्ट 42 का मैं डायरेक्ट आंसर 26 आपको बता रहा हूं। मिसिंग फिगर है ये, इसमें आपको कैलकुलेट करके बताना था कि ये मिसिंग फिगर की वैल्यू क्या आएगी। यहां पर समय कम है इसलिए पूरा सॉल्यूशन नहीं दे रहा। जिनको इसकी नीड हो तो वो कमेंट में दे दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो पे उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पूरे प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट 43 के ऊपर आते हैं। द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी होती है ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, और इसी से ही डबल एंट्री सिस्टम डबल एस्पेक्ट की बात होती है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट 43 का आंसर होगा। 44, एन आइटम इज कंसीडर्ड मटीरियल। बहुत कंफ्यूजिंग रहता है इनिशियल लेवल के बच्चों के लिए, क्योंकि मटेरियल की बात हो रही है तो तुरंत दिमाग में आता है मटेरियल तो रियल अकाउंट भी होते हैं। हमने फर्नीचर लिया मटेरियल है, रॉ मटेरियल लिया ये भी मटेरियल है, और तो इसका मतलब ये ऑल द अबव इसका आंसर होगा। ये कि गलत है, रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसकी बात होगी। अगर आप मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये उन्हीं को रिकॉर्ड करने की बात करता है जो कि यूजर के लिए सिग्निफिकेंट हो। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इज सिग्निफिकेंट फॉर द यूजर्स। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। इन द इवेंट ऑफ रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग बाय द लेसी द लेसर डेबिटेड। तो यहां पर लेसर की बात हो रही है तो ये हो गया रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। जस्ट अपोजिट शॉर्ट वर्किंग के लिए हम बात कर रहे हैं, सबलीज में इसका बहुत यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 46 बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है 46, और बहुत हॉट रहता है टीजीटी के लिए। लगातार कई सालों से ये फ्रैंको जो है वो एंट्री ये पूछा ही जा रहा है। 46 का ऑप्शन नंबर ए है, ऑल कॉस्ट अप टू पुटिंग द गुड्स एट द डोर ऑफ द बायर। बायर के डोर तक पहुंचाने की सारी कॉस्ट इसके अंदर कवर अप कर ली जाती है। 47 द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज पार्टनर्स इज क्रेडिटेड टू। सिंपल है, पार्टनरशिप का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ही होता है। 48 के ऊपर आते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजैक्शन बाय
नॉन ट्रेडिंग कंसर्न अपने आप प्रिपेयर करते हैं रिसिप्शन पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो रिसिप्शन पेमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 के बी के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है। A and B are partners in a firm, shares profit and loss in the ratio of 3:2. C joins from the new partner and contributes 6,000 as a premium for goodwill in cash. Here the premium of goodwill shall be shared by A and B on the basis of रेशियो 5:3:2। तो इस क्वेश्चन के लिए गुडविल की हम जब भी बात करें तो आपको याद होगा कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस लेकर कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकालोगे तो वो आपका 1:1 आएगा। इस तरह से ये 6,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होना है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3,000 एंड 3,000। ये 49 का आंसर है। मैं फिर कह रहा हूं सॉल्व करने में समय लगेगा, आपका कम समय लगे इसलिए डायरेक्ट आंसर बताया है। जिन लोगों को सॉल्यूशन चाहिए हो वो कमेंट करिएगा, मैं उनको फुल सॉल्यूशन करके दे दूंगा। 50 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मोटिवेशन बेस्ड, यहाँ पे बात हो रही है फियर की, डर की, नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ये नेगेटिव का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं द 51 मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम्स। पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है डिस्पर्जन, जो कि हमें वेरिएशन के लिए बात बताता है। 52 द एबिलिटी टू चेंज ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स को वांट में सिर्फ एक ही बंदा बदलता है, सेल्समैनशिप, जो डायरेक्टली डील करता है जा करके। आंसर ऑप्शन सी होगा। 53 के ऊपर हम लोग आते हैं। 53 का आंसर है हम लोगों का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑफिस। ये ऑफिस मैनेजमेंट पोर्शन का पार्ट है। ऑफिस मैनेजमेंट में ऑफिस के अंदर लेटर भी रिसिप्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, यही मेन पर्पज ही है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन पर्पज है। और फाइलिंग एंड एंडोर्सिंग का काम होता है, डिसीजन मेकिंग का हायर लेवल का काम है। तो 53 का आपका आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं 54 पे। इन द बुक्स ऑफ लेसी द अनरिक्यूब्ड अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज ट्रांसफर। बहुत ही सिंपल सा आंसर था। अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए लॉस ट्रांसफर कर दिया जाता है जब रिकवर करने का राइट नहीं रह जाता। नेक्स्ट आते हैं 55 पे। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम सैलरी पेड टू रमेश। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि रमेश को पे कर रहे हैं तो रमेश के लिए वो कवर अप करते हैं किसको, पर्सनल को। यहाँ पर एंट्री जब बनेगी तो याद करिए, एंट्री प्रिपेयर जब आप करेंगे तो रमेश को नहीं, आपकी जर्नल एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो इस जगह पर जो सैलरी है वो आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट अक्सर गलत हो जाता है। और ये क्वेश्चन पिछली बार टीजीटी में आया भी था, प्रीवियस ईयर टीजीटी के केस में रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा टर्म भले ही चेंज हो। 56 समरी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टैबुलर विद सेवरल नॉन ओवरलैपिंग। अगर नॉन ओवरलैपिंग की बात हो रही है तो किस कंडीशन में नॉन ओवरलैपिंग होता है, ए ऑप्शन है इसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट 57 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी इज। सेफगार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट की तरफ से, और साथ में आपके पास जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल के, वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस को स्टैंड करने के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 57 का। 58 लेजर इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेजर जो आपके पास है ये बुक हमारे लिए किस कंडीशन में काम करेगी, हम उसकी बात करते हैं। ये फाइनल एंट्री होती है। यहां पे ध्यान मत दीजिएगा कि ओरिजिनल में से पेपर लिया है वहां पे ओरिजिनल लगा था। ओरिजिनल एंट्री जो है वो जर्नल एंट्री होती है। हाँ, कभी कभी जब कुछ लोग जर्नल नहीं प्रिपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में लेजर ही प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर ओरिजिनल के रूप में हो जाता है। मगर एग्जैक्ट वर्ड जो लेजर का है वो आपका फाइनल एंट्री है, क्योंकि यहीं से ही एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाती है लेजर के लिए। और ये लेजर प्रिंसिपल बुक भी होता है। बहुत हॉट क्वेश्चन है प्रिंसिपल बुक का कि किस जगह इसको यूज किया गया। देन 59 के ऊपर हम लोग आते हैं।
बहुत ही आसान था, एकदम सीक्वेंस में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, मैस्लो नीड हायरार्की सिस्टम। बहुत बार ये सिस्टम पूछा जाता है, सारे ऑप्शन एक साथ दे दिए गए हैं, तो इस जगह पर ए बी सी डी सी और ई, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 60 पर आते हैं। अंडर कॉपीराइट एग्रीमेंट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि रॉयल्टी का जो कॉपीराइट के केस में वर्क होता है वो क्लियर कट डिफाइन जगह जगह नहीं किया गया, मगर इसका बेस जो है वो माइंस के अकॉर्डिंग ही काम करता है, और कॉपीराइट ही एक ऐसा है जिसमें सेल प्राइस की बात होती है। तो इस कंडीशन में मेरा सजेशन डी के ऊपर है, टोटल सेल्स प्राइस ऑफ द बुक सोल्ड, क्योंकि इसका कैलकुलेशन दो तरीके से होता है। एक प्राइस के ऊपर होता है, जब क्वेश्चन में प्राइस गिवन हो, मतलब कि 5 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, या प्राइस रुपीज जो पेमेंट हो रहा है उसके लिए बात हो गई, या फिर ये परसेंटेज के बेस्ड होता है। तो जब ये परसेंटेज के ऊपर बेस्ड होता है तो उस कंडीशन में तो क्लियर कट सेल प्राइस से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, टोटल सेल प्राइस ऑफ द बुक सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 61 पे, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इतनी बार पूछा गया है कि ये घिस गया है क्वेश्चन, ऑप्शन सी है इसका, कोऑर्डिनेटिंग। पीसीएस में भी, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। 62, आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, यहां पर न्यू पार्टनर्स के लिए ओल्ड रेशियो में कैपिटल कभी एडजस्ट नहीं होती, इक्वल रेशियो की कोई बात ही नहीं है, म्यूचुअल एग्रीड रेशियो होता है पार्टनर्स का, मगर म्यूचुअली वो एग्री जो करते हैं, जैसा बुक में हर जगह लिखा है, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ जाना चाहूंगा, मेरे हिसाब से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही करेक्ट है। देन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स, जब हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स की बात करते हैं, एरियर्स है ये, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, सिंपल सा है, कॉल्स इन एरियर के ऊपर 10% होता है, बहुत बार पूछा जाता है एडवांस के साथ में, तो एडवांस के केस में ये 10% पर एनम होता है। पीजीटी और हायर पे जो लोग वर्क कर रहे हो तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसके अपोजिट में ये हॉट क्वेश्चन बनता है। 64, हायर परचेज सिस्टम, जो बायर एंड सेलर्स हैं उनके बीच में रिलेशन बेलर एंड बेली का ही होता है, बहुत ही आसान पोर्शन है, इसका ऑप्शन सी। 65, डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है, ये फंक्शन नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं, पॉलिसी नहीं है, 65 का बी आंसर। 66, ग्रॉस वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसका मतलब है कि जो स्टार्टिंग में हमने परचेज किया उसी पे ले रहे हैं, मींस हिस्टोरिकल वैल्यू। जैसे ही कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन होता है तो वो नेट वैल्यू बन जाती है, और फेयर मार्केट वैल्यू रियलाइजेबल की कोई जरूरत भी यहां पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 67 पे, इन इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में सिंपल इसी बात के लिए ही यूज होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट 68, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये आउटसाइडर्स के लिए होता है क्योंकि क्लेम के ऊपर ये ऑप्शन बेस्ड होता है, तो बी है जो कि यूज नहीं होता है। इंश्योरेंस फंड भी यूज होता है, जनरल रिजर्व भी यूज होता है, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन, मगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड यूज नहीं होता। 69 के ऊपर आते हैं, हु सेट मनी, अब 69 है बिल ऑफ लैंडिंग, सॉरी बिल ऑफ लैंडिंग, तो बिल ऑफ लैंडिंग जो है वो क्या है और कौन इसको इशू करता है, ये शिपिंग कंपनी की तरफ से बिल ऑफ लैंडिंग जो है वो आपका यूज किया जाता है कि गुड्स जो है रख दिए गए हैं, कंपनी पे आ गए हैं, मतलब शिप पे आ गए हैं, और शिप की तरफ से कैप्टन ने रिसिप्ट दे दी है, और फिर कंपनी इसको बिल ऑफ लैंडिंग को इशू कर देती है। देन 70, money consists of those things which within a society are general acceptable, काउर्थर की डेफिनेशन, वो मनी जिसको पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया है। 71, प्राइमरी फंक्शन, ध्यान दीजिए, प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, जो अगर ये चीजें नहीं होती तो प्लानिंग इसका एक पार्ट दे रखा है, 4 फंक्शंस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए ए आंसर होगा 71, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।
देन 72 टेक्निकल स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली स्टूडेंट्स यहां पर आते हैं टेक्निकल स्टेट में प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर, बट टेक्निकल स्टिक जो है स्किल्स वो फर्स्ट लाइन मैनेजर से रिलेटेड होती है और सुपरवाइजर्स यही होते हैं और टेक्निकल स्किल्स सुपरवाइजर को ही डील करनी होती है। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है ये टेक्निकल स्किल्स के लिए है। नेक्स्ट 73 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यहां पर एक बात बताऊंगा 72 में ये पोर्शन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल और चैलेंज भी हो सकता है कि ये सी के बीच में और ए के बीच में, मगर काफी बुक्स में इसको फर्स्ट लाइन मैनेजर या फर्स्ट लेवल मैनेजर्स के साथ पे रखा गया है क्योंकि सुपरवाइजर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स होती हैं। 73 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज ट्रांसफर। सिंपल है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 74 इसका ऑप्शन आपका 73 का बी हो गया। 74 द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन, बिल्कुल सही, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट 75 इफ द डिमांड ऑफ कमोडिटी इज इनइलास्टिक एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें कि कर्व अगर इनइलास्टिक का बनेगा तो वो वर्टिकल होगा वाई एक्सेस के। तो जैसे ही वो वर्टिकल होगा वाई एक्सेस से ये हमारी क्वांटिटी होगी, तो स्टूडेंट्स के सीधे मन में डायरेक्ट आता है नो चेंज। मगर ध्यान दीजिए क्वेश्चन में पूछा गया एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इफेक्ट है, देखिए पहले जो आपके पास प्राइस था उससे अब प्राइस ज्यादा ही हो गया। तो इस जगह पर आप फिर से देखिए, समझा देता हूं, यहाँ पर समय नहीं मगर तब भी मैं कोशिश करता हूं। क्वांटिटी समझ लीजिए कि आप 10 परचेज कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है, और इसके बाद जो इसका प्राइस था वो भी 10 रुपीज था, तो आपका जो एक्सपेंडिचर रहा होगा वो 100 रहा होगा। मगर जैसे ही रेट कंपनी ने बढ़ा करके इसके 15 कर दिए, तब भी इस हालत में क्वांटिटी तो आपकी 10 ही रहेगी, आप इसी पे ही स्टैंड करोगे। तो एक्सपेंडिचर 15 का मतलब हुआ कि ये 150 हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, तो एक्सपेंडिचर इस जगह पर 75 पर ये इंक्रीज करेगा और इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 76 इन जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, जर्नल रेगुलर रूटीन पे यूज होते हैं, सी डेली बेसिस, ऑप्शन सी होगा 76 का। 77 इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट दैट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर द ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूट गुड्स ₹5000 एज ए फ्री सैंपल वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। अगर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एक एंट्री आपको ट्रेडिंग में करनी होती है जिसमें आप परचेजेस से माइनस करते हैं और दूसरा इसकी एंट्री P&L में आप पास करते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर बी करेक्ट है, सिंपल था क्वेश्चन 77 का बी। 78 अंडर विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट रॉयल्टी इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। देखिए फिर आया कि सेल्स के ऊपर बेस्ड है, तो सेल के ऊपर कॉपीराइट चलता है, ये रिपीट घूम करके क्वेश्चन आया है 78 का बी। देन 79 इन ए कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड, कंपनी के अपने ऊपर है, जैसे मन करे वो उसको अपॉइंट कर ले, तो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक डायरेक्टली टॉप लेवल से रिलेटेड है, 80 का ए आंसर हो जाएगा, टॉप लेवल। देन 81 के ऊपर हम लोग आते हैं, बैलेंस ऑफ पेटी कैश हमारे लिए क्या है, एक एसेट्स है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 82 की बात करते हैं, बैंक रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक, तो यहां पर कमर्शियल बैंक रेट से रिलेटेड की अगर बात हो तो ये आरबीआई से मनी रिसीव करता है, कस्टमर से नहीं करता। इसका कस्टमर से कोई लिंक नहीं है, बैंक रेट के लिए बोरो मनी फ्रॉम कस्टमर ना ले रहा है, कस्टमर से तो लिंक अप ही नहीं होता, तो ये दोनों है ही नहीं, और आरबीआई को दे नहीं रहा है, आरबीआई से बैंक रेट की बात हो रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं रेपो रेट को लेकर के। रेपो रेट में ध्यान दीजिए कि सिक्योरिटीज होती हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, और बैंक रेट के केस में सिक्योरिटीज देखिए नहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो ऑप्शन नंबर 82 का ए करेक्ट हो जाएगा। 83 लेजर इज एन अकाउंटिंग बुक्स, इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन होगा।
नॉमिनल नहीं लिया जाता। अब जब लेटेस्ट तरीके से अकाउंट किए जा रहे हैं तो हम रियल और पर्सनल अकाउंट का ही लेजर ओपन करते हैं और नॉमिनल की वैल्यूज जो हैं उनको ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है। 84 के ऊपर हम लोग आते हैं, शेयर अलॉटमेंट एक पर्सनल है, कैपिटल से रिलेटेड, सिंपल सा था। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हायर परचेज सिस्टम, डी, क्योंकि ओनरशिप जो है वो इसमें ट्रांसफर नहीं होती जब तक लास्ट पेमेंट नहीं हो जाता। 86, आर एंड एस आर पार्टनर्स, रेशियो उनका 5:3 दे रखा है और आर ने अपने पास से 1/4 दिया है, एस ने 2/5 दिया है। तो अब इनके पास में जो 2/4 है वो देखिए ऑफ की बात हो रही है। बहरहाल टाइम आपका नहीं लेते, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, आंसर इसका बी होगा। फिर मैं यही कहूंगा जिनको सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बी ऑप्शन, बी आंसर इसका करेक्ट होगा। 75:36:49। 87 के ऊपर आते हैं, ए पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होगा चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो तभी पार्टनरशिप आ जाएगी। बहुत से लोग रिलेशंस बिटवीन पर्सन लगाते हैं, ये नहीं, ये डेफिनेशन का पार्ट है। 88 के ऊपर हम लोग आते हैं, मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट को इन सभी नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। 88 का हम लोग डी यूज करेंगे। 89, द प्रोसेस ऑफ इंटेल ए प्रॉपर एंड रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बिटवीन द मेंबर्स एंड द स्टाफ। इसके लिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है मगर मैं इस पे ऑप्शन नंबर बी पे जाता हूं, इंटरनल चेक, क्योंकि इंटरनल ऑडिट तो पूरा वेरिफिकेशंस और चीजों के लिए होता है। इंटरनल चेक ऐसे यूज किया जाता है कि एक ने अगर कोई वर्क किया है तो इस तरीके से वर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है कि मिस्टर ए ने अगर कोई भी वर्क किया है तो वो वर्क क्रॉस चेक हो जाए मिस्टर बी के थ्रू। ये इंटरनल चेक का मेन फंक्शन होता है, इसलिए मैं इंटरनल चेक को यहाँ पे कहूंगा। बाकी तो सही आंसर पता चल आने पर ही चलेगा जब कमीशन आपको सही आंसर देगा। 90 के ऊपर आते हैं, टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच क्लास इंटरवल आर एडेड टॉप टू बॉटम। ये कह रहा है कि टॉप टू बॉटम के केस, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक जब आप ऐड करते हुए जाते हैं उस कंडीशन में क्या किया जाएगा उसकी बात हो रही है। तो जब हम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक ऐड करते जाते हैं और फ्रीक्वेंसी उसमें प्लस होती चली जाती है लगातार, तो ये सिस्टम जो फॉलो होता है वो 90 का सी ऑप्शन है, लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। 91 के ऊपर आते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर एंड क्लासिफाई देम इनटू लेजर। बहुत ही आसान है, बुक कीपिंग। 91 का बी आंसर। 92, यहां पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉक लॉस बाय फायर, पहले तो वो लॉस बाय फायर हो गया, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने 100% क्लेम एडमिट कर लिया है। तो जब 100% क्लेम एडमिट कर लिया तो लॉस वाला पोर्शन ट्रेडिंग में लेस होगा, मतलब डी ऑप्शन, और जो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम हमको मिलना है एडमिट बैलेंस शीट, तो 92 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 93 के ऊपर आते हैं, लॉसेस एंड एंटिसिपेटेड, तो लॉसेस एंटिसिपेटेड एंड प्रॉफिट्स आर नॉट। तो एंटिसिपेटेड लॉसेस की जो बात होती है वो कॉन्सेप्ट की बात होगी, प्रूडेंस के लिए होता है, तो उस जगह पर हम लोग बात करते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की। तो कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस हमारे लिए ऐसा पार्ट है जो ये बताता है हम लोगों को कि हम फ्यूचर में होने वाले जो लॉसेस हैं उनके लिए प्रोविजंस बना करके चलते हैं। तो सिंपली अगर ध्यान दिया जाए तो ये बात कर रहा है प्रोविजंस की, हम प्रोविजन फॉर डेटर्स क्रिएट करके चलते हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए पहले से बैकअप लेके चलते हैं, तो उसके लिए प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ प्रूडेंस नहीं दे रखा है, कंजर्वेटिज्म है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मैं आता हूं आगे के क्वेश्चंस, थोड़ा सा यहाँ पर ओवरलैप कर गए हैं तो मैं सीधे 99 पे ही आ जाता हूं। 99 का क्वेश्चन है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। आप लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही होगी क्योंकि 94 आपको दिख नहीं रहा, मगर अभी आगे आने वाले पेजेस में 94 दिख जाएगा।
तो 99 है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो होती है उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ही शो करते हैं, और चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड, जो भी पैसा मिलेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही आता है, और बाद में वो कैश अकाउंट में जाता तो है मगर कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। तो इस वजह से ये गलत है और इसका 99 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 100 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल। सीधा छोटा सा बात है, प्रोविजन स्टोर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ खुले हुए हैं, ये प्रोविजन स्टोर्स हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, मल्टीपल चेन, नाम से ही क्लियर है कि लार्ज स्केल है। देन हम आते हैं 101 पे, ऑडिटिंग बिगिंस। तो ऑडिटिंग हमारी कहां से बिगिन होती है, जैसे अकाउंटिंग बंद हो जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देन ये फिर से इक्वेशन के ऊपर बेस्ड आ गया, हमारे पास इक्वेशन है ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, और एसेट्स और कैपिटल लायबिलिटीज कहां पर शो करी जाती, रिप्रेजेंट होती है, सीधे सीधे बैलेंस शीट का पोर्शन हमारे पास दिया हुआ होता है। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट 103 पर आते हैं। माल्थस का जो मैट्रिकल जो वर्ड है वो यूज होता है पॉपुलेशन के लिए। अर्थमेटिकल जो है बेटा, ये दोस्तों फ्रेंड्स, ये फूड ग्रेन के लिए इन्होंने थ्योरी में दिया था, तो ये फूड ग्रेन के लिए अर्थमेटिकल यूज है, ज्योमेट्रिकल जो है वही पॉपुलेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, पेज मैंने कहा था थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, फिर अब आते हैं 94 पे जो बीच में हमारे पास से छूट गया था। 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर हम लोग ले लेंगे वाउचर सी, 94 का सी करेक्ट आंसर। 95 एंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक तो वैसे ही अर्न ही नहीं करती, और अगर करेगी तो ये शॉर्ट रन में भी करेगी, उसका लॉजिक है शॉर्ट रन में परफेक्ट का। यहां पर समय कम है तो इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अगर इसका करेक्ट आंसर ए है 95 ए। देन हम लोग आते हैं 96 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए कॉन्ट्रा एंट्री। सिंपल कैश बुक में कॉन्ट्रा का मतलब नहीं, कॉन्ट्रा तभी होती है जब अमाउंट के केस में आपके पास कम से कम 2 कॉलम हो और वो एक कैश का हो और एक बैंक का हो। तो कैश और बैंक के केस में ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है। डबल कॉलम तो डिस्काउंट में भी होता है, डिस्काउंट में नहीं। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट है ट्रिपल कॉलम, इसमें कैश बैंक और डिस्काउंट तीनों है, तो कॉन्ट्रा एंट्री का 96 का सी आंसर हो जाएगा। 97 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। बिल्कुल सही, फिक्स्ड एसेट सोर्स नहीं है, इक्विटी है, प्रेफरेंस डिवेंचर्स हमारे लिए सोर्स है। 98 के ऊपर हम लोग आते हैं। 98 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 98 में देखिए इसका आंसर 4 जो है बी में दे रखा है, ये होगा। उसकी वजह क्या है इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका रीइश्यू प्राइस क्या पूछा गया है। जब आपने फोरफिट किया तो फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं दिया गया, इसका मतलब 10 रुपीज थे और फाइनल कॉल 4 रुपीज आपको नहीं मिले थे, तो इसका मतलब आपका फोरफिटेड अमाउंट 6 रुपीज हो गया। तो फोरफिटेड अमाउंट अगर 6 रुपीज हो गया तो इसका मतलब आपके पास लॉस उठाने की क्षमता, मतलब कैपेसिटी पावर कितने रुपए की, 6 रुपए की है। तो आप जब दोबारा रीइश्यू करना चाह रहे हैं तो 10 रुपीज का रीइश्यू करना चाह रहे हैं, और कैपेसिटी आपकी लॉस उठाने की कितनी हो गई, 6 रुपए हो गई, तो आप कितने पे उसको रीइश्यू कर सकते हैं, 4 पे। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत जल्दी से ऑप्शन नंबर ए 6 लगाते हैं, जो कि गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी 98 का 4 ये करेक्ट आंसर है। अब फिर आगे सीक्वेंस हम लोगों को मिल गया। 104 के ऊपर आते हैं। 104 है ग्रेशम लॉ। तो जो ग्रेशम का हमारे पास लॉ है, इसका सी आंसर ही करेक्ट है। बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी फ्रॉम सर्कुलेशन, एक अच्छी थ्योरम थी है ये। देन 105 की बात करते हैं। विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। बी सी डी है, ए नहीं है, तो फिर 105 का आंसर ए होगा। 106 के ऊपर आते हैं। एक्स पार्टनर 2000 एट द एंड विड्रॉन ऑफ द मंथ एट द रेट ऑफ 5%, तो इसका सीधा सा आंसर डायरेक्टली निकलेगा, फॉर्मूला बेस्ड है 550। तो आपका समय फिर यहाँ वेस्ट नहीं कर रहा हूं। 106 का आंसर सी होगा 550। जो लोग न्यूमेरिकल जानना चाहते हैं और किसी क्वेश्चन के रीजन को जानना चाहते हो कमेंट करिएगा, मैं उनके लिए उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूंगा। 107 सिंकिंग फंड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड एवरी ईयर। तो जो अमाउंट आता है सिंकिंग फंड में वो हर बार कहां से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। तो 107 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा।
108 के ऊपर आते हैं, द बैलेंस अमाउंट इन ए ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये जेएलपी का रिजर्व है जो कि बैकअप होता है जेएलपी इंश्योरेंस के लिए, तो ट्रांसफर कर दिया जाता है इसको सीधे सीधे जेएलपी इंश्योरेंस में, तो इसका सीधे आंसर डी होगा। तो 108 का आंसर डी है। और फिर यहां पर जब इंश्योरेंस क्लोज होता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर हो जाता है। देन 109 पर आते हैं, अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की डेफिनेशन ही यही है सिंपल, कि वो एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स होता है। सिंपल डेफिनेशन को पूछा गया था जो सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स है डेफिनेशन की। 110 के ऊपर हम लोग आते हैं, बाय वूम, ये एक बहुत ही इजी डेफिनेशन है फ्यूल की। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। बहुत ही इजी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये 110। 111, द एंटरप्राइज एक्सक्लूसिवली ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन में ही इसका हिंट दे दिया गया कि एंटरप्राइज के बारे में बात हो रही है। पहली नजर में काफी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कंपनी लगाते हैं, गलत है। गवर्नमेंट कंपनी में सिर्फ 51% शेयर्स होते हैं, मगर जिसमें होली एंड पार्टली अगर कंट्रोल है गवर्नमेंट का तो उसका आंसर बी होगा, पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो 111 का ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 112 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए बी सी डी यहाँ दे रखे हैं। इनकम टैक्स इज अ ट्रेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक आर शोन, ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, यही सही है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है तो वो सीधे सीधे बैलेंस शीट में आता है। बाकी आपके ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो रॉन्ग है। 112 का बी करेक्ट होगा। 113 के ऊपर आते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच सब कर सकती है, कंफ्यूज करने के लिए कैश और क्रेडिट दिया है। 114 के ऊपर आते हैं, वाउचर रिफर्स टू, डिफिनेशन से सीधे सीधे डायरेक्टली रिलेटेड था। वाउचर्स में कैश रिसिप्ट भी आते हैं, इनवॉइस भी आती है, काउंटरफोलियो भी आता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको कुछ समय पहले बैक में देखेंगे एक ट्रिक भी दी थी कि जब कभी भी ऑल ऑफ द अबव लगा हो तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं किसी के करेक्ट होने के लिए। मैं नहीं कह रहा, कई लोगों ने जो एमसीक्यूज में तुक्का लगाने का रिसर्च किया है उनके वीडियोस को मैंने देखा था, तो मैं बता रहा हूं, मगर अक्सर नहीं, आंख बंद करके नहीं लगाना, या लास्ट में तुक्के वालों के लिए। 115 के ऊपर आते हैं, सीधे सीधे बहुत ही आसान है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में इसने पूछा है। ये क्या है? चार्टर ऑफ ए कंपनी, सॉरी चार्टर ऑफ द कंपनी नहीं होगा, उसकी वजह क्या है? ये इंटरनल रूल्स ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, मैं गलती से नहीं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल्स होते हैं, बिल्कुल सही है, चार्टर ही होगा। 115 चार्टर ऑफ द कंपनी। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसके लिए इंटरनल रूल्स होता। 115 का डी आंसर है। 116 के ऊपर आते हैं, द मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज, ध्यान दीजिए, डोमिनेटिंग कॉज तो ये सब है, डोमिनेटिंग कॉज तो ये सब है, मगर मोस्ट कह रहा है जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से भी है, केमिकल एग्रीकल्चर से भी है, माइनिंग से भी है, मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ही वर्ल्ड में ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा हो रहा है, तो मोस्ट की बात हो रही है, इसलिए 116 का ए यहां पर लिया जाएगा। आफ्टर देन फिर से जंप कर गया है, और मैं माफी चाहूंगा, यहां पर मेरे पास क्वेश्चंस आपके लिए 17 से लेकर के 20 तक का मिस कर गए हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट 21 से स्टार्ट करता हूं। तो 121 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में क्या चीज नहीं होती? मोटिवेशन। कोऑपरेशन तो होगा ही होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, कम्युनिकेशन होगा तभी कोऑर्डिनेशन है। तो 121 का बी आंसर। 122, अ रिसिप्ट इशूड बाय कमोडिटी ऑफिसर, ध्यान दीजिए कमोडिटी ऑफिसर की बात हो रही है, जो शिप पे है, कार्गो रिसीव कर लिया है, तो उससे हमें जब मिलता है उसको मेट रिसिप्ट बोलते हैं, और यही मेट रिसिप्ट जो है वो कंपनी में जाकर के सबमिट करनी पड़ती है, फिर शिपिंग कंपनी आपको सर्टिफिकेट इशू करती है। 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। पेड है, ये भी सही है, आइडेंटिफाई स्पॉन्सर से देखा ही होगा, अमिताभ बच्चन आकर के स्पॉन्सर करते हैं, पहचानते हैं, विजुअल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, मगर ये पर्सनल नहीं होता, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है वो पूरे के पूरे ग्रुप के लिए होता है, इसके ऊपर कई केसेस लॉ भी बने हुए हैं ग्रुप से रिलेटेड। बहरहाल 123 का डी आंसर होगा।
पर्सनल नहीं होता। 124 बहुत बार पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी के टीजीटी का ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन रहता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेगी, आंसर 12। फिर वही जो लोग चाहते हैं कैसे आया पूछ लिएगा, सिंपल फार्मूला बेस्ड था। 125 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट ऑफ अ कंपनी द ऑडिटर शुड सबमिट रिपोर्ट। किसको सबमिट करेगा? ध्यान से देखिए, जो कंपनी की रिपोर्ट की बात हो रही है, इस जगह पर अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया है, तो ये सिंपल ऑडिटर की बात है, तो वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं शेयर होल्डर्स को, उन्होंने इनको अपॉइंट किया गया होता। अगर यही अपॉइंट किया गया होता गवर्नमेंट की तरफ से, तब इसमें गवर्नमेंट होता। तो 125 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सॉल्यूशंस आप लोगों को एक डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे और कहां तक आप लोगों ने करेक्ट आंसर किए हैं उसको समझने के लिए आपको हेल्प करेंगे। जिन लोगों को इनके न्यूमेरिकल वाले एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि समय कम था मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उन लोगों को अलग से पूरा सॉल्यूशन प्रूफ करके दूंगा। आप सभी लोगों का बहुत 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 हाथ जोड़ करके मैं अनुभव तिवारी शुक्रिया अदा करता हूं। बेस्ट ऑफ लक उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे पीजीटी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं और कॉमर्स से हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।